बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम पाक स्टडीज़ लेक्चर 3 के हवाले से हाज़िर हुए हैं। मुताले पाकिस्तान बराजमात दहन इसका चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत से। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत से मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को ये जो इक़्तिदार था वो किस तरह मिला, कैसे मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हुआ और जो मगरबी पाकिस्तान है उसमें पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, उन्होंने कैसे इक़्तिदार संभाला। उसमें हमने, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा नेक्स्ट अपने टॉपिक पर जाने से पहले, तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में पढ़ा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कुछ मुआशी इस्लाहात पेश की थी अपने दौर हुकूमत में। उसमें जो था संतों को कौमी तहवील में लेना और बैंकों और बीमा कंपनियां जो थीं उनको कौमी तहवील में लेना। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन क्यूरी की थी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर कि सर ये बीमा कंपनियां या बीमा क्या चीज़ होती है। तो इसको थोड़ा सा मैं आसान अल्फाज में आपके लिए बयान कर देता हूँ ताकि आप बच्चे सब समझ जाएँ। बीमा एक ख़ास शराइत के तहत एग्रीमेंट होता है एक कंपनी का एक कस्टमर के साथ कि वो कुछ अर्सा तक जो है वो आपसे प्रीमियम यानी एक साथ में पैसे लेती है और उसके अगेंस्ट आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे खुदा न खास्ता अगर आप 10 साल के लिए उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि वो 10 साल तक एक मखसूस अमाउंट आप उनको जमा करवाएंगे माहाना या सालाना, और अगर उस 10 साल के दौरान खुदा न खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी है आपकी रिकवरी की, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूज़ की, वो सारी जो है वो आपकी वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर खुदा न खास्ता उस टेन्योर के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपके लाहिकीन होते हैं उनको वो उसका प्रीमियम की जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक रकम पे करती है। और अगर वो 10 ईयर्स तक आप उसको मैच्योर कर लें, पॉलिसी को जो आपका एग्रीमेंट होता है मैच्योर कर लें, तो उसके एवज प्रॉफिट के साथ जो वो कंपनी होती है आपको पैसे देती है। तो ये बीमा कंपनी की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। तो बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लिया भुट्टो ने। उसके बाद उसकी जो लेबर इस्लाहात थी उनमें हमने पढ़ा कि उसने मज़दूरों के लिए बहुत सारे जो उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा था उनका, वो उसने तमाम चीज़ें चेंज की, बदली, और काफ़ी हद तक जो है वो मज़दूरों की हालत में बेहतरी आई। फिर उसके बाद अगला जो हमने उसका पॉइंट था वो उसकी ज़राई इस्लाहात थी। ज़राई इस्लाहात में भी हमने पढ़ा कि जो ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत थी वो एक शख्स के लिए कितनी मुकर्रर की गई, नहरी कितनी थी, बारानी कितनी थी, और इस तरह उसके जो तमाम पॉइंट्स उसने जो दिए इस्लाहात के हवाले से वो तकरीबन उसमें से सीधा हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक में। उसके बाद हमने इन तमाम नेशनलाइजेशन के जो भुट्टो ने की थी उसके सनत, तालीम, कामर्स पर जो असरात थे वो हमने पढ़े, और उसके मस्बत असरात भी हमने देखे, मनफी भी देखे। और यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर टिल नाउ मैंने आपको बनवाए और मैंने आपको असाइन भी किया कि आपने उनको साथ साथ प्रिपेयर करना है, और बच्चों ने असाइनमेंट्स बनाकर मुझे भेजी। आई अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब हमारे थर्ड लेक्चर का टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगा 1973 के आइन के अहम पहलू, की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके कुछ 12 to 13 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मैं इसको आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि कवानीन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन यहाँ नहीं है, लेकिन जो मैं आपको लिखवाऊँगा, जो मैं बोलूँगा, यू हैव टू नोट दैट इन योर नोटबुक। कवानीन का ऐसा मजमुआ जिसकी बुनियाद पर कोई रियासत अपना इंतज़ाम चलाती है उसको आप आइन कहते हैं, हम उसे आइन कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसी तरह इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे हमारे घर के लॉज बने होते हैं कि तमाम बच्चे जो हैं वो 9 बजे तक घर में आ जाएंगे, 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, और
आपके दोस्त ज़्यादा घर नहीं आएंगे, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो बजट है किचन का वो ऐसे चलेगा, हफ्ते में ये चीज़ फ़लाँ दिन पकेगी, ये चीज़ फ़लाँ दिन पकेगी। ये आपके घर का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप जो है वायलेट भी करते हैं, कभी घर में भी वायलेट हो जाता है। इसी तरह जो रियासती कवानीन होते हैं, रियासत का जो आइन होता है, उसको भी कुछ फोर्सेस जो हैं वो वायलेट करती हैं, उस वायलेशन के अगेंस्ट उनको सज़ा भी मिलती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इस कानून की क्या अहमियत होती है और इसमें जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं उसके मुताबिक जो एक रियासत है वो किस तरह चलती है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद होगा कि हमारे पास जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो उसके फ़ौरन बाद जो करारदाद मकासिद आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वो समझ लें कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था या कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद थी। वो जो करारदाद थी 1949 की, उसके बहुत सीधा पॉइंट्स हमारे बाद में बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किए गए। 1956 में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली के दौर में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना, उसके बाद 1962 का आइन जो था वो अयूब खान की ज़ेर निगरानी बना, और इस आइन के बाद जो 1973 का आइन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रेजेंट किया, इनमें बहुत सारी सीधा बातें एक जैसी ही हैं, लेकिन कुछ नकात जो थे वो उसके मुख्तलिफ थे। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का, उससे पहले जो 56 का आइन था वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा ताकत होती है, यानी जो सदर होता है, और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो अवाम का बड़ा नुमाइंदा होता है यानी वज़ीर आज़म, उसके पास पावर होती है डिसीजंस को लेने की, जो अपनी नेशनल असम्बली के मेंबरान के साथ मिलकर किसी भी चीज़ को, कानून को बनाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर हो गया कि ये होता क्या है। कवानीन का मजमुआ होता है जिसके मुताबिक किसी रियासत का इंतज़ाम चलाया जाता है, और अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपने ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान में इससे पहले 1956 का आइन, 1962 का आइन, और अब ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1973 का आइन। याद थोड़ा सा एक और पॉइंट को भी यहाँ पर गौरतलब है कि 1973 के इस आइन के बाद ही जो प्रेसिडेंट या सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा था भुट्टो के पास, वो कन्वर्ट हो गया उसके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे में, यानी वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुआ, जो कि फिर 1977 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने काम किया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अब 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद, याद होगा अभी हमने रिवाइज किया 9th क्लास में, करारदाद मकासिद को जो है वो इफ्तिताइया के तौर पर, प्रीएम्बल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इफ्तिताइया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक यानी ये पॉइंट्स हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें नजर आएंगे। कौन सा पॉइंट? कि हाकमियत, कि आल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह, के सारी हुकूमत किसकी है? अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुकद्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के जरिए, यानी उसमें अमेंडमेंट की गई, तब्दीली की गई, उसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। पहले आइन की डेफिनेशन से पहले ये चीज़ जो थी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के तौर पर शामिल होती थी, लेकिन 1985 में इसको बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया कि जो इक़्तिदार है वो अवाम के नुमाइंदों के पास अल्लाह की अमानत है। ये इसका मतलब बनता है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे हम कि 1973 के आइन में इफ्तिताइया, 1973 में शामिल इफ्तिताइया की डेफिनेशन बयान करें या तारीफ बयान करें, तो आपने ये उसके अंदर लिखना है। आगे जो सेकंड पॉइंट इस कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तहरीरी आइन, यानी ये ज़बानी कलाम में नहीं था बल्कि ये रिटन फॉर्म में था, बुक्स की फॉर्म में, चैप्टर्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में। तो पहले दसातीर, दस्तूर की जमा, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की जमा, दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत से मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। यानी एक वफाक क्या होता है? वफाक एक समझे कि यूनिटी की अकाई होती है तमाम प्रोविंसेस के दरमियान। हमारा जो नेशनल असम्बली है या सेनेट है वो वफाक को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारी 4 सूबाई असम्बलियाँ थीं 1973 के आइन में, जो कि अब 5 सूबाई असम्बलियाँ हैं। हमारा 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान है जो बना, और आइन के तहत वफाकी पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? 4 सूबे, अब समझ लें कि 5 सूबे, वफाकी दारुल हुकूमत यानी कैपिटल इस्लामाबाद,
और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके, ये वो इलाके थे कबायली जहाँ पर जिरगा सिस्टम था और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि वहाँ की जो यूनियंस हैं वो उनको कंट्रोल करती थी, और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाके इसमें शामिल होंगे, ये उस आइन में बता दिया गया। आगे है नीम इस्तवार आइन, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ आपने बना दी और अब आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये ऐसा आइन था जिसके अंदर वक्त के तकाज़ों के साथ साथ आप तब्दीली कर सकते थे, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में करारदाद मकासद को 1985 में उसको बाकायदा उस कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का हिस्सा बना दिया गया। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बयान किया जा रहा है कि ये नीम इस्तवार आइन था। पॉइंट नंबर 3 ऊपर चले जरा, ऊपर जी, यहाँ पर सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1973 का आइन नीम इस्तवार नौयत का है। इसमें तरमीम का तरीकाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ज़्यादा आसान। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज है, यानी 2/3 अक्सरियत अगर वोटिंग के ज़रिए आइन में तरमीम करना चाहे तो जो अवाम के नुमाइंदे नेशनल असम्बली में बैठे होते हैं, जिनको हम MNAs मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बोलते हैं, अगर उनकी 2/3 अक्सरियत किसी भी पॉइंट के हक में फैसला दे देती है तो वो आइन का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। कौमी ज़बान 1973 के आइन के मुताबिक, रूसे के मुताबिक उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ ये पॉइंट गौरतलब है कि जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई तो आपको पता है कि अंग्रेज़ यहाँ के हुक्मरान थे, तो उस वक्त जो सरकारी काम जितने भी महकमों में होता था वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और 15 साल नेक्स्ट मतलब जो 15 साल होंगे उनमें तमाम ऑफिस की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश से उर्दू में बदल दी जाएगी। इस दौरान अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। ज़ाहिर है इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो कैसे ये काम होता। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी आइन। पाकिस्तान के आइन में ममलकत का सरकारी मजहब इस्लाम करार दिया गया है। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इंग्लिश में इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉल करते हैं हम। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की तरवीज यानी तरक्की देना है। सूद के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औकात को मुनज़्ज़म करने के लिए, औकाफ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश करेगी। ये क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, इसलिए ये आइन जो था इसमें भी हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मंसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। मतलब ये कि जजेस जो हैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। बड़े बड़े जो सियासी लोग होते हैं वो जजेस पर दबाव डालकर अपनी पसंद के डिसीजंस ले लेते थे, तो ऐसा कोई चीज़ जो है उसकी मुमायनत कर दी गई 1973 के आइन में कि ऐसा बिल्कुल किसी भी हवाले से नहीं किया जाएगा। पार्लिमानी आइन 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। ये जब इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने MNA MPAs सेलेक्ट करते हैं। MPAs होते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, यानी सूबाई सतह पर जो हमारी नुमाइंदगी करता है हमारे इलाके का नुमाइंदा, और MNA होता है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो हमारा कौमी सतह पर हमारी नुमाइंदगी करता है। तो जो हमारा पार्लिमानी आइन, हम इसको इस वजह से कॉल करते हैं कि जो हमारी कौमी असम्बली थी इसकी मियाद हमने मुकर्रर हुई 5 साल के लिए। हम सेलेक्ट करके मेंबर्स को भेजते हैं। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राज किया जाएगा। पार्लिमानी निज़ाम में कौन कौन शामिल होगा कि सरबराह होगा सदर और हुकूमत का सरबराह, मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं। यानी जब हम मेंबर्स को सिलेक्ट करके नेशनल असम्बली में भेजते हैं तो उस नेशनल असम्बली में जिस पार्टी की सीट्स ज़्यादा होती हैं उस पार्टी का जो सदर होता है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म नॉमिनेट होता है। जब वो वज़ीर आज़म अपना हल्फ उठाता है तो उसके बाद वो सदर ममलकत का चुनाव करते हैं, जो उसी पार्टी की मर्ज़ी से कैंडिडेट होता है। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है सदर के लिए।
तो ये चारों असम्बलीज जो होती हैं, सूबाई असम्बलियाँ, इनके जो मेम्बरान होते हैं और जो सेनेट के मेम्बरान होते हैं, सेनेट जो है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है सेनेट, तो चारों असम्बली के मेम्बरान और सेनेट के जो मेम्बरान होते हैं वो इंतखाब करते हैं। वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। और वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है? वही जो नेशनल असम्बली में हमारे मेंबर्स होते हैं, MNAs, वो जब वोटिंग करते हैं तो वो वोटिंग जिस विनिंग पार्टी के वोट ज़्यादा निकलते हैं उसका ही सदर जो है वो वज़ीर आज़म नॉमिनेट होता है। रिसेंटली आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो हुकूमत है इस टाइम तहरीक इंसाफ की है, तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा हुए तो उस पार्टी के सदर इमरान खान थे, तो इमरान खान था एज अ रिप्रेजेंटिंग आर एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे है आइन की बालादस्ती, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि हर चीज़ में जो कानून है उसकी इंपॉर्टेंस हर चीज़ से बालातर है। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात में मुकदमा चलाया जाएगा। ये इसी तरह है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब चल रही होती है तो अगर उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म करके अगर कोई ऐसी फोर्स मुल्क को अपने कंट्रोल में ले ले जिसको अवाम ने सिलेक्ट ना किया हो, तो हम ये समझेंगे कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, गद्दारी की है। उसके बाद आगे है हमारा आइनी इदारे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे इदारे जो उस आइन को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं लोगों पर और इदारों पर और उसके मुताबिक वो काम लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए, जैसे मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल। ये वो इदारे हैं जो इन्होंने क्रिएट किए थे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशा रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं यानी अजीज़ रखते हैं। आगे है 2 ऐवानी मकनन्ना, बाई कैमरल लेजिस्लेटर। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेटर, मकनन्ना का मतलब होता है कानून बनाने वाले। बाई कैमरल 2 यानी 2 इदारे मिलकर हमारे मुल्क में कानून साजी करते हैं, बाई कैमरल का मतलब। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऊपर सेनेट का एक वर्ड आया था ना, वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपने देखना है। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी, यानी जो हमारी नेशनल असम्बली है उसके 2 ऐवान होते हैं। एक को हम नेशनल असम्बली कहते हैं यानी कौमी असम्बली, और दूसरा उसके पैरेलल होता है सेनेट। अगर कौमी असम्बली कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई शिक बनाती है, उसको चेंज करना चाहती है या उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, तो वो अपने हाउस से वोट लेकर उस फाइल को सेनेट में भेज देती है, जो दूसरा इदारा है पैरेलल टू कौमी असम्बली। सेनेट में जो नुमाइंदे होते हैं वो तमाम सूबों से बराबर होते हैं, चाहे वो कोई नुमाइंदगी में नेशनल असम्बली में सूबे के लोग कम हों, MNAs या ज़्यादा हों, लेकिन सेनेट में उनकी नुमाइंदगी यकसां होती है। वहाँ से वो चीज़ पास हो जाती है तो वो सदर ममलकत के पास सिग्नेचर के लिए चली जाती है। जब दोनों इदारों से कोई भी ऐसा कानून पास हो जाए तो फिर सदर को उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक इदारा उसको पास करे, सेनेट या कौमी असम्बली, और एक इदारा उस पर एतराज़ात लगाए, तो फिर वो बिल पास नहीं होता, इल्तवा का शिकार हो जाता है, उस पर मज़ीद गौर व फौज किया जाता है। 2 ऐवानी मकनन्ना 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी, ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट में सूबों की मसावी नुमाइंदगी दी गई। ये जो मैंने बात अभी आपसे की है वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है, यानी कौमी असम्बली के अरकान जो हम सिलेक्ट करते हैं उनकी मियाद कितनी होती है? उनकी मियाद होती है 5 साल। और जो सेनेट की बात मैं कर रहा हूँ उसकी मियाद होती है 6 साल, यानी वो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट को भी 1 साल जो है कंट्रोल करती है। अरकान की तादाद, टोटल तादाद 104 है। किसकी? सेनेट की। सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। अब मौजूदा जो हमारी असम्बली उसमें कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 यानी 342 है। टोटल इसको पार्लियामेंट यानी जिसको मजलिस शूरा बोलते हैं, इसकी टोटल तादाद 446 है। ये सारा पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसको अंडरलाइन कर लें किसी हाईलाइटर से। जो आखिरी पॉइंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी हुकूक, आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हुकूक के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं। अब ये कौन कौन से बुनियादी हुकूक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में लिखे हुए हैं कि लोगों को चलने फिरने की आज़ादी है,
और लोगों से बेजा उनको जो है ना बगैर किसी वजह के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, किसी के घर में नहीं घुसा जा सकता, पुलिस इस तरह नहीं कर सकती। सारे इदारों से रिलेटेड उनके कुछ कवानीन जो हैं वो बने हुए हैं। अब ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग थोड़ा इसको पॉइंट वाइज याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ MCQs पहले मैंने यहाँ बनाया था, अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ MCQs जो बन सकते हैं। इसमें ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद अगर हम और ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ नीचे बन सकता है, पार्लिमानी आइन से क्या मुराद है। पार्लिमानी आइन से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है, आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे और ये पूरी हेडिंग फिर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन होगी। उसके बाद आगे जो है दो वानी मकनना, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दो वानी मकनना से क्या मुराद है, तो इसको भी आप याद करेंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको तकरीबन 4 बनवा दिए इसमें, लेकिन अब जो आपकी असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि आपने ये पूरा लर्न भी करना है और इसके एटलीस्ट पहले 7 पॉइंट्स की आपने आर भी करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको डायरी लिख देता हूँ, आप डायरी नोट करेंगे, डायरी नोट करें आज की। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 लर्न एंड आरपी 1973 के आइन की आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको लर्न करना है। ये आपकी डायरी है और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।